डॉक्टर अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे करते हुए, अब तो लालू यादव ने भी मुहर लगा दी है, दूल्हा बने राहुल गांधी, वो बाराती बनने को तैयार हैं। आप लोग ढूंढ रहे थे कि बारात सजी हुई है, दूल्हा कौन है, नहीं तो लालू जी आज तो मुहर लगा दी उस नाम पर, लालू प्रसाद यादव ने। नहीं, लालू जी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मुहर लगाते रहे हैं, नीतीश जी भी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मुहर लगाते रहे, और हमें तो खुशी होगी कि राहुल गांधी शादी कर लें। मुझे लगता है कि देश के सबसे एलिजिबल बैचलर तो राहुल गांधी हैं, बेचारे शादी क्यों नहीं कर रहे, खैर ये उनका व्यक्तिगत विषय है। चित्रा जी, ये आज की पूरी मीटिंग में आपको क्या लगा? ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोनोलॉग सभी ने किया, एक सवाल नहीं लिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सब लोगों ने 2-2 मिनट का मोनोलॉग दिया, कोरी गफ्फाजी, लफ्फाजी जिसको कहते हैं। हम एक हो गए, हम एक हो गए, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, देश पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। कश्मीर वाले बोले तो उनको लगता पहले ही बोल दिया कि 370 पे नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग तो आप खुलेआम बोलते हैं कि जैसे ही हम 370 आप वापस बहाल कीजिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि 300 हम आएंगे तो 370 बहाल करेंगे। ये सब तमाम बातें हैं जो सिर्फ आज कोरी लफा दिया। राहुल गांधी ने समअप किया इसको बहुत अच्छी तरह से कह के कि आज नीतीश जी ने पटना में बुला के हमें लिट्टी चोखा खिलाया और बहुत अच्छे गुलाब जामुन खिलाया। तो ठीक है, लिट्टी चोखा गुलाब जामुन खाने के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा ही। फिर 2 महीना बाद, एक दिन 15-20 दिन के बाद शिमला में इकट्ठा होंगे, तो शिमला की ठंड का मजा लेंगे फिर से। अभी आप देखते जाइए, इसी मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल बीच से उठ के निकल गए। आपने आम आदमी पार्टी का अभी अपना व्यू बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, ममता बनर्जी उठ के चली गई। अब राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की अगर इस राजनीतिक बात अगर आप करिए, तो इस राजनीतिक बात पे ममता दी का बयान तो पहले ही आ चुका है जी। तो हमें इन सबसे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे ना, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे, कमल उतना ही खिलेगा। और इन लोग सबको एक सुर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कराती बैर, मेल कराता चाय वाला। आज चाय वाले ने सबका मेल करवा दिया, तो इनको एक सुर से नरेंद्र मोदी जी को बधाई धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था, मायावती का हाथ पकड़ के अखिलेश प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि बधाई दे दीजिए आप नरेंद्र मोदी को कि अलग अलग दलों को एकजुट करने का काम उनकी ओर से किया गया है। और राहुल गांधी क्या विपक्षी दलों के दूल्हा बनने को तैयार हैं? लालू प्रसाद यादव ने आज तो कह दिया है कि दूल्हा बन जाए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। चित्रा जी, देखिए, बीजेपी को अब अपना आगे का समूचा भविष्य 60-70-100 सालों तक छिद्रान्वेषण करके ही उसी के सहारे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है, इनके साहब को भी पता है कि उनकी लुटिया डूब चुकी है। हम मित्रों और मित्र हमारे की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत बुरी तरह ये पराजित भी होंगे। 2024 में तो होंगे, पहले भी सारे राज्यों में हारेंगे। तो यह बीजेपी के सारे लोगों के और उनके जो भी शुभचिंतक हैं, उनके लिए एक ही सहारा है कि छिद्रान्वेषण करके अपने आप को कुछ संतोष करते रहें और अपना जीवन यापन काटते और गुजारते रहें। ये देश समझ गया है, ठीक है, पहले से भी ये देश इस बात का, हमारा सांस्कृतिक धरोहरों का देश है कि परनिंदा और आत्म प्रशंसा और बिना गुण के प्रशंसा करते रहना। चित्रा जी, इनको जवाब, जिसके में कोई गुण विशेषण नहीं है, लोग ऊब जाते हैं। आ रही हूँ लोग सुनते सुनते ऊब जाते हैं। ये बड़ा आप लोगों का सबका बड़ा योगदान है। ये जो लोग मोदी जी या बीजेपी का गुणगान करते हैं, उनका ये बड़ा देश पे उपकार और एक तरह से कृपा है कि एक जिसकी में कोई क्षमता नहीं है, जो सिर्फ पर निंदा ही करता है, आप प्रशंसा ही करता है, कुछ देश को दे नहीं पाता है, कुछ करता भी है तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए करता है, तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये जितना कंटिन्यू रहेगा, उतनी हमारी सीटें रोजाना 2, 4, 5, 10 विपक्ष की बढ़ती रहेगी। ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी, ठीक है, बीजेपी के खिलाफ हमारा जो मित्र दलों का गठबंधन है। क्योंकि देखिए, 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बुरी हालत, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था, पड़ोसी राज्यों से संबंध, भारत की संप्रभुता, अखंडता, सिर्फ कितना झूठ बोलोगे भाई? लोग भोग रहे हैं, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं,
उनकी ओर से लिखा गया है राहुल गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए। इन महाशय को लगता है कि ये ज्यादा होशियार हैं। भाजपा ने एक काला अध्यादेश लाया, बिना इफ बट किए कांग्रेस को विरोध करना था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस सोच रही है कि इस पे समर्थन करना है कि नहीं। ये तो धर्म युद्ध है, या तो आप उस पार हो या फिर इस पार। ये स्पाइनलेस लोकतंत्र बचाएंगे। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर अब आक्रामक हो गई है। क्या करेंगे फिर ऐसे में? विपक्षी एकता के लिए आम आदमी पार्टी को भी आप लोगों की ओर से एकजुट किया गया था, लेकिन क्या हासिल हुआ? राजीव रंजन जी, ऐसा लगता है लोकतंत्र में असहमतियां होती हैं और आज तो ये पहली और जिस मीटिंग में कांग्रेस होगी वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, ये बातें भी आप सूत्रों के हवाले से सामने आ गई हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज आपको इस पार या उस पार खड़ा हो और आप पार्टी को भी समय रहते ये फैसला करना होगा कि अगर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो लोकतंत्रवादियों के साथ उन्हें होना होगा, उनकी लड़ाई में शामिल होना। लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त हूं, आप पार्टी अपना स्टैंड बदलेगी। ये तो आज से एक विचार यात्रा की शुरुआत है और इसे तार्किक परिणति पर पहुंचने में जो कई पड़ाव हैं, उन पड़ाव में आपको कहीं ना कहीं आप पार्टी शामिल होती हुई आने वाले समय में दिखेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसी बिहार से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी दिल्ली से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। अब बताइए, आर या पार कहां पर खड़ी है आम आदमी पार्टी? विपक्षी एकजुटता के साथ है या आप लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को किनारा कर लिया है? संजीव झा जी। चित्रा जी, हम भी यही कह रहे हैं कि अब सबको तय करना पड़ेगा मिलकर कि संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना है, संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना है। जनतंत्र को बचाने वालों के साथ खड़ा होना है, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना है। आज सभी अलग अलग अपोजिशन पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग मिले, सबने ये कहा कि हाँ, ये काला अध्यादेश है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनडेमोक्रेटिक है और हम इसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस इस बात पर अब अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। उनका स्टैंड क्या है? जिस तरह से लोकल लीडर से बातचीत हो रही है वो ठीक नहीं है। एक बात बताइए कि एक चुनी हुई सरकार के राइट को छीन करके संवैधानिक पीठ के फैसले के विरुद्ध ऑर्डिनेंस लाना, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में या ऑर्डिनेंस किसी भी स्टेट में आ सकता है, जिस तरह से लाया गया है, ये यूटी और स्टेट का बात नहीं है, किसी स्टेट में लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये संविधान बचाने की लड़ाई है, जो है, अगर जनतंत्र बचाने की लड़ाई है, जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की लड़ाई है, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होगी बात। ऐसे केवल अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर देश का संविधान और जनतंत्र नहीं बचेगा। सबको अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर फैसला लेना पड़ेगा। सबको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के संविधान व्यवस्था इंपॉर्टेंट है या उनके लिए अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी, जवाब दे दीजिए, क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने से आम आदमी पार्टी चिढ़ गई है? और अध्यादेश पर क्या है स्टैंड आप लोगों का? वो कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अध्यादेश पर किनारे हो गए हैं। चित्र एकदम जवाब दे रहा हूं, सबका जवाब दे रहा हूं। चित्रा जी, पहले आलोक जी का जवाब दे दूं को गिना रहते कितने वोट से कहां जीते हैं। भैया, वो चुनाव मोदी जी ने अपने कर्मों पे अपने सरकार के ऊपर नहीं लड़ा था। वो चुनाव पुलवामा की देन थी। पुलवामा नहीं होता तो आप उसी चुनाव में 150 नहीं क्रॉस कर पाए होते। ये जान लीजिए, इस गलतफहमी में मत रहिए। और पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आज छुपा हुआ नहीं है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्या कारण था। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को यह तय करना है कि वो विपक्ष के साथ है कि बीजेपी के साथ है, क्योंकि विपक्ष तो सरेआम ताल ठोक के पिछले कई वर्षों से एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी कई अवसरों पर, अधिकांश अवसरों पर बीजेपी के साथ गई। तो आज जब विपक्ष एक हो रहा है तो पहले उन्हें तय करना है कि नहीं, हमें इस सरकार के, दिल्ली की सरकार के खिलाफ रहना है, किसी भी कीमत पे खिलाफ रहना है। पहले ये प्रण उन्हें दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही किसान बिल था जिसके सारा विपक्ष इस बिल के खिलाफ था और ये लोग उसको सदन में पास कर रहे थे। कई बार सारा विपक्ष ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, चाहे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो चाहे कोई और हो, और इन्होंने तब विपक्ष का साथ नहीं दिया। तो आज इन्हें तय करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष के साथ रहें, हम लोग इनका साथ देने को भी तैयार होंगे, लेकिन पहला प्रण, पहला तय इन्हें करना है, क्योंकि उस अतीत के अनुभवों को किसी को ऐसा ना लगे, इन्हें
स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई हम विपक्ष के साथ हैं, हमारी ये चीज है, होगी। अरे आज नहीं, कब सरकार बदलेगी फिर आपका अभी भी हो सकता है सरकार साल बर्बाद बदलेगी तब भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पक्ष अखिलेश इस बात को भी समझे। केसीआर यही कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उधर मायावती की ओर से भी कहा जाता है कांग्रेस के साथ नहीं जाते, तो उधर का कुनबा भी है, उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो क्या उधर का कुनबा भी मजबूत हो रहा है अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे? लेकिन उसके पहले संजीव झा जी आप जवाब दीजिए। अब लोकतंत्र की इस लड़ाई में कौन किस पाले में कहां पर खड़ा हुआ है वो समझ से परे है कि विपक्षी दलों के भीतर आपस में ही क्या चल रहा है। मैं भी चित्रा जी यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऑर्डिनेंस के साथ नहीं खड़े हो, इसका मतलब है कि आप बीजेपी के पाले में खड़े हैं। अगर आप इस काला अध्यादेश के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, मतलब ये तय होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाह रहे हैं। आपकी मेमोरी बहुत कमजोर हो सकती है अखिलेश जी, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन का सारा समर्थन, सारी व्यवस्था, इस लड़ाई को मजबूती से अरविंद केजरीवाल लड़े थे। उन्होंने कहा था किसानों के लिए जेल हम नहीं बनने देंगे यहाँ के सीएम को। आपकी मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन पास करा दो उस बिल को। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप कि देश के सभी अपोजिशन ने अलग अलग से कहा है कि हाँ, ये काला अध्यादेश के खिलाफ हम राज्यसभा में आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? कांग्रेस को किस बात का डर है? कांग्रेस किस तरह से आज इस मिलने का टाइम ही नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हाँ, तो फिर तय होता है ना कि अगर मान लीजिए आप ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं, तो फिर जनतंत्र की बात आप कैसे कर सकते हैं? संविधान की बात आप कैसे कर सकते हैं? जनता की व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? ये दोनों बातें नहीं होती, या तो इस पार या उस पार तय करना पड़ेगा देश को। मैं फिर कह रहा हूँ, सभी पार्टियों को जो है मानती है कि भाजपा आज एक करके जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, जनतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। तय करना पड़ेगा, उसके साथ खड़े, उसके खिलाफ खड़े।